नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। यहाँ आपको मिलेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जिसका उपयोग आप आपके डेली लाइफ में और अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी यूज़ कर सकते आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड नाइन्थ कंप्यूटर इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? द अर्लीस्ट नॉन डिवाइस फॉर कैलकुलेशन इज एबेकस विथ 10 बीट्स स्टंक इनटू द वायर अटैच टू अ फ्रेम। आपने एबेकस बचपन में देखा ही होगा, एक वायर के साथ में 10 बीट्स लगे हुए रहते थे और उसको हम काउंट करते थे बचपन में। आप फर्स्ट या सेकेंड में पढ़े होंगे। तो दैट वो कैलकुलेशन डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? एबेकस बोलेंगे। एबेकस इज यूज टू परफॉर्म द सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए काम लगता था। अब वहीं पे बात किया जाए तो इन 1642 ब्लेज पास्कल डेवलप द फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर विच वुड बी डन ओनली लिमिटेड जॉब। ब्लेज पास्कल ने 1642 में एक बेसिक कैलकुलेटर डेवलप किया था जो कि कुछ लिमिटेड ही काम कर सकता था। इन 1690 लिबनिट डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कैलकुलेट स्क्वायर रूट। लिबनिट ने 1690 में डेवलप किया था एक कैलकुलेटिंग मशीन जिसके अंदर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता था। हाउएवर the instructions were hard coded into the machines and could not be changed once written। अच्छा, इस कैलकुलेशन डिवाइस का ड्रॉबैक क्या था कि एक बार बना देने के बाद उसका जो नंबर्स होता था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हम चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हार्ड कोडेड में मशीन के अंदर में लगा हुआ रहता था। चार्ल्स बेबेज इन 1822 डिजाइन एंड बिल्ट अ मॉडल कॉल्ड अ डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने एक मॉडल डिजाइन किया था 1822 में, उसको क्या कहा जाता था? डिफरेंस इंजन। फिर क्या हुआ? हिज इन्वेंशंस कुड परफॉर्म द कैलकुलेशन विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। अब उसका कैलकुलेशन, उस इन्वेंशन से ऐसा कैलकुलेशन किया जा सकता था जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी। आफ्टर दैट इन 1833 बेबेज डिजाइन अ मशीन कॉल्ड एनालिटिक इंजन। पहला उसने 1822 में डिफेंस इंजन डेवलप किया था मॉडल, और उसके बाद इन्वेंशन किया एक मशीन जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। टेक्नोलॉजी ऑफ एनालिटिकल इंजन प्रोवाइड बेस ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। उस टाइम का जब उन्होंने जो मशीन डेवलप किया था, जो मॉडर्न कंप्यूटर जो होता है उसके हिसाब से अभी भी हम उसको उसी तरीके से यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ ए एनालिटिकल इंजन प्रोवाइड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। द एनालिटिक engine had a arithmetic unit to perform the calculations and mechanism to store the result and instructions। सेम एज लाइक अभी के जो कंप्यूटर में जैसा होता है कि हम उसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा को, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी इवेंट्स को हम सेव कर सकते हैं लाइक दैट। उस टाइम से जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसकी भी कुछ ऐसी खासियत थी। बिकॉज ऑफ सच इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ ए मॉडर्न डे कंप्यूटर। इसके वजह से उनको मॉडर्न डे कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। ड्यूरिंग द लेट 1940s जॉन वॉन न्यूमैन फाउंड अ वे टू एनकोड द इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज। उसी टाइम पे लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, कोई भी मशीन लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, यानी कि हमें जो चाहिए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन ने एक एनकोड इंस्ट्रक्शन फाउंड किया था। ही वाज द फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ए फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। उन्होंने एक छोटा सा ऐसा कंप्यूटर डेवलप किया दैट इज कॉल्ड अ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। अब हम सेकेंड पैराग्राफ में जाते हैं। इन 1946 जे प्रेस्पर एकार्ट and John W. Macaulay invented giant ENIAC machine at the University of Pennsylvania। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने एक मशीन डेवलप किया दैट इज, इसका नाम था ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
was the first machine to use a large number of a vacuum tube. अच्छा, इसमें कुछ सर्किट्स और स्टोरेज के लिए कुछ डिवाइस यूज होता था, डेट इज कॉल्ड अ वैक्यूम ट्यूब. सबसे ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब यूज होने वाला इस मशीन जो बना था जिसका नाम था ENIAC. द मशीनरी रिक्वायर्ड अ बिग स्पेस एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी टू कीप इट कूल. मशीन में क्या चाहिए था, बहुत बड़ा जगह चाहिए था और उसको ठंडा रखने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी. फर्दर इट हैड पंच कार्ड, इनपुट एंड आउटपुट. अच्छा, इनपुट एंड आउटपुट के लिए जैसे अभी के लिए कीबोर्ड है वैसे उस टाइम के लिए पंच कार्ड था. द इंस्ट्रक्शंस हैड टू बी फेड इन टू द मशीन by way of switches because there is no internal memory within the machines. अच्छा, इंटरनल मेमोरी नहीं होने के कारण में स्विचेस कुछ बने थे जिसके अंदर में आपका डेटा जो था वो स्टोर होता था बाहर से, ना कि कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली. फिगर 2.1 शो द ENIAC मशीन्स. अब फिगर 2.1 में हम जाते हैं. कहाँ है बे? हाँ देखो, ये रहा ENIAC मशीन्स जो आपको दिख रहा है, फिगर 2.2 ENIAC मशीन्स. ये इसको हम बोलते हैं ENIAC मशीन. देखिए कितना बड़ा मशीन है, एक छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए इतना बड़ा मशीन बनाया गया था. ओके, नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर. अच्छा, कंप्यूटर का जनरेशन दो टाइप से बदला था. एक तो हार्डवेयर भी चेंज होते गया था और दूसरा जनरेशन में सॉफ्टवेयर भी चेंज होता गया था. धीरे धीरे दोनों साथ में चेंज होते गए थे. तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर. A computer may be classified into the number of generations. The classifications may be based on the hardware technology used in building a computers or based on its application software used. Okay, क्या लिखा हुआ है कि कई सारे नंबर्स ऑफ जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया था. अलग अलग जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी आई थी, उसके बेस पे अलग अलग कंप्यूटर डेवलप हुआ था. और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड बिल्डिंग अ कंप्यूटर और बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड. यानी हार्डवेयर भी डेवलप हुआ था और सॉफ्टवेयर भी डेवलप हुआ था. तो सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ने जाएंगे और लास्ट में चैप्टर ये फर्स्ट जनरेशन हार्डवेयर के खत्म होने के बाद हम उसको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट we will discuss about the classification of a computer concerning the various hardware technology. सबसे पहले हम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को लेके हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे पहला क्या है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का गैप कितना था, 1945 से लेकर 1955, यानी 10 साल का गैप था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर में. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर स्टार्टेड विथ ENIAC, जो हमने आगे पढ़ा था. ENIAC मशीन से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इट वाज देन फॉलोड बाय द IBM ने उसके बाद अपना मशीन बनाया, उसका नाम था UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, built by the Macaulay and Eckert in 1951. These machines could perform the business data processing. अच्छा, ये होम बेस पे यूज़ नहीं किया जाता. ये कंप्यूटर बिजनेस प्रोसेस, जो बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े बिजनेस मैन लोग उसको यूज़ करते थे डेटा प्रोसेस करने के लिए. द फर्स्ट generation computer use the vacuum tube. Because of the vacuum tube, the first generation computers are very large, require lots of energy, slow in input output and suffered with a heat and maintenance problem. अच्छा, बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब यूज़ होने के कारण में, मतलब एनर्जी स्टोर करने के लिए, एनर्जी को डेटा को प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता था, जिसके कारण उसका स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था. उसका काम इनपुट आउटपुट बहुत ही स्लो प्रोसेस करता था और गर्म होता था, मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम आता था. द फर्दर द वैक्यूम ट्यूब नीडेड टू बी रिप्लेस ऑफन एज दे हैड शॉर्ट लाइफ स्पैन. बहुत ही कम दिन तक चलता था वैक्यूम ट्यूब यूज़ करने के लिए. सो इसको चेंज कर दिया गया. अभी आगे जो आएगा वो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी बताया जाएगा यहाँ पे. अच्छा, तब तक हम फिगर 2.2 में हम देखते हैं वैक्यूम ट्यूब होता कैसा है. देखिए ये रहा, ये लेफ्ट साइड वाला इमेज आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स. ये सारे देखिए आपके लाइट बल्ब जैसे होते हैं, जिसके अंदर से एक एनर्जी डेवलप होता है, मतलब एनर्जी पास आउट होता है, जिससे आपका डेटा प्रोसेस होता है और स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को. ओके,
नेक्स्ट, द सेकेंड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर 1955 टू 65, 10 साल इसके भी लगे थे इस जनरेशन को डेवलप होने में. To overcome the difficulty faced into the first generation computer due to the use of vacuum tube का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण में उस बहुत सारे डिफ़िकल्टी होता था, गर्म हो जाता था, मेंटेनेंस प्रॉब्लम जाता था, लाइफ स्पैन नहीं था उसका, जिसके कारण नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर, वेयर यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. Transistor is a small component made of a semiconductor material. With transistors, the problem of a heat was minimized and the computer size was reduced. अच्छा, वैक्यूम ट्यूब से मशीन बहुत गर्म हो जाता था, बहुत ही एनर्जी यूज होता था, इसके लिए उन्होंने ट्रांजिस्टर डेवलप किया, जिसके कारण सेमीकंडक्टर मटेरियल होने के कारण एनर्जी कम यूज होता था, थोड़ा सा साइज में भी फर्क पड़ा था, साइज और थोड़ा स्लो हो गया था और गर्मी भी कम हो रही थी, मतलब हीट जो था वो कंप्यूटर कम कर रहा था. द कंप्यूटर नाउ कुड परफॉर्म द ऑपरेशन कंपैरेटिवली फास्टर. अच्छा, फर्स्ट जनरेशन से कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो फास्टर काम करता था. द स्टोरेज कैपेसिटी वाज आल्सो इम्प्रूव्ड. स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गया था. इंस्टेड ऑफ वर्किंग विथ अ मशीन लैंग्वेज, नाउ द मशीन कुड वर्क विथ द हायर लेवल लैंग्वेज सच एज एल्गोल एंड फोर्टेन. अच्छा, उस समय खाली मशीन से ही काम होता था, मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होता था, बाकी उसके बाद में हायर लेवल लैंग्वेज जो लाइक एल्गोल एंड फोर्टेन जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे वो इस मशीन के साथ में काम करने लगे. एन एग्जांपल ऑफ ए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 1620. अब ये याद रख लेना, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था, IBM 1620. द फिगर शो इन अ ट्रांजिस्टर. चलिए हम देखते हैं ट्रांजिस्टर कैसा होता है. देखिए, ये सारे ट्रांजिस्टर है, जो बल्ब जैसा वैक्यूम ट्यूब लगता था उसके जगह पे ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यूज होने लगे. नाउ थर्ड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर. अच्छा, 1965 से लेकर 80 तक, 75-80 मतलब 15 साल का डिफरेंस है. देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो टाइम फ्रेम था वो कितना था, लगभग 15 साल जितना था. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके, वैक्यूम ट्यूब गया, वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की जगह पे अभी इसमें क्या यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC बोलते हैं हम. दिस सर्किट आर फिक्स ऑन द सिलिकॉन चिप. एक सिलिकॉन चिप के ऊपर इसको फिक्स किया जाता था. द सिलिकॉन चिप कंज्यूम लेस देन 1/8 ऑफ इंचेस स्क्वायर ऑन which many electronic component like diodes, transistor, capacitor etc. can be fixed. अच्छा, एक छोटे से जगह पे कई सारे इक्विपमेंट, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम उसको सेट करके एक IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट हम डेवलप कर देते उस टाइम पे. इलिस्ट्रेटेड आज देखो फिगर 2.4 इलिस्ट्रेटेड an integrated circuit on the chip. As the wide interconnections about the circuit component are minimized, this computer were smaller, faster and more flexible in terms of input and output. The third generation computers satisfy the needs of small business. These computers soon become popular as the mini computers. Example of the third generation computer are IBM 360 and PDP-8 and PDP-11 machines. अब देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ. ये सबसे पहले है IC, इस टाइप का होता था जिसके अंदर में सारे कंपोनेंट्स एक ऐसे ही एक प्लेट के ऊपर, सिलिकॉन प्लेट के ऊपर सेट कर दिया जाता था, जिसके कारण ना तो ज़्यादा वायर का यूज़ होता था, ना तो ज़्यादा केबल्स का यूज़ होता था, जिसके कारण कंप्यूटर के साइज धीरे धीरे स्लो होते गए. और कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे ताकि मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट लगने के कारण कंप्यूटर की जो साइज थी वो छोटे होते गए. धीरे धीरे इसको स्मॉल बिजनेस में भी यूज किया जाना शुरू किया गया. उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. IBM 360 PDP-8 एंड PDP-11 मशीन जो है वो किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. देखिए, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर.
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर टाइम फ्रेम कितना था? 1980 से लेकर 1989 तक। ओके, 9 साल का गैप था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज अ लार्ज स्केल आईसी कॉल्ड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हो गया, अभी हम सब लोग उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए। अब इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब हम आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया? एक से ज्यादा आईसी यूज होने लगा, जिसको हम कह सकते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बिकॉज ऑफ दिस द कंप्यूटर वेयर फास्टर। अब इसके कारण क्या होने लगा? कंप्यूटर फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल। ओके, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर soon involve an interactive general purpose machines that allow the rapid application development. This generation computer became more user friendly, easier to use and can be used widely for the personal application. अब इतने सारे आईसी यूज होने के कारण में कंप्यूटर फास्टर होते गया, छोटा होते गया, जिससे और रिलायबल, हमको एक कम दाम में मिलने लगा, जिसके कारण हम कोई भी कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। लाइक यूजर फ्रेंडली, कोई भी बंदा थोड़ा सा नॉलेज लेके कंप्यूटर को यूज कर सकता था। हेंस सच मशीन्स आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे आज घर में यूज होता है। हाँ, भले वो अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन वो फोर्थ जनरेशन से डेवलप हुआ। थर्ड जनरेशन में स्मॉल बिजनेसमैन यूज करते थे, और फोर्थ जनरेशन में इतना छोटा कंप्यूटर का साइज हो गया, जिसके कारण हम अपने घर में यूज करने लगे कंप्यूटर को। एग्जाम्पल आर IBM PC एंड Apple II। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और also include the supercomputer such as Cray series computers. Supercomputer are the best in terms of processing capacity and cost. These computers can process billions of instructions per second. They are used for applications which require intensive numerical computations such as stock analysis, weather forecasting, other similar complex applications. The spread of a computer network was also observed during this time period. अच्छा, उसके साथ में एक सुपर कंप्यूटर भी बनता था। लाइक बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े स्टेट में, कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लाइक फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दैट इज क्रे सीरीज कंप्यूटर, जो था फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ था, जिसके कारण हम बड़े एप्लीकेशन को बहुत सारे काम एक साथ में कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर के द्वारा, जैसे कि स्टॉक एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग और सिमिलर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सब एक साथ में यूज हो सकता था। किसके थ्रू? सुपर कंप्यूटर के थ्रू। नाउ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि अब तक आईसी इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप होने के बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आया 1989 से लेकर अभी तक टिल डेट तक। तो उस जनरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर फर्दर मेड स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, यूजर फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ऐसा था कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर का काम एकदम फास्ट होने लगा, यूजर फ्रेंडली होने लगा, और इसके साथ में एक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है कनेक्टिविटी टू नेटवर्क। इंटरनेट उस समय डेवलप हो गया। लाइक एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता था, हम हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करके नेटवर्क के थ्रू हम अपना काम इजी कर सके। दिस कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल एंड सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल डेस्कटॉप। अब देखो, ये एकदम पोर्टेबल था, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, परमानेंटली एक जगह पे फिक्स करने की जरूरत नहीं है। लाइक डेस्कटॉप, नोटबुक, वेराइटीज ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म सच एज optical discs, advanced software technologies such as distribution operating systems and artificial intelligence are key features of the fifth generation computer.
IBM notebook, Platinum PC, Param 10,000 are the example of fifth generation computer. अब देखो पावरफुल डेस्कटॉप के साथ में कई सारे स्टोरेज भी डेवलप हुए, कई सारे ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर भी डेवलप हुए, और जिसके कारण कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप हुए जिससे हमारे काम को और भी आसान कर दिया गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। IBM नोटबुक, Platinum PC, Param 10,000 are the example of fifth generation computer. Okay, now ये कुछ जो हमने अभी तक डिस्कस किया पांचों जनरेशन में, उसको हम बाइफरकेट करके एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, लाइक इजीली याद हो जाए। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब, बिगर, स्लोअर एंड लेस एफिशिएंसी यूज, पंच कार्ड, नॉन कॉमर्शियली यूज। तो उसमें एग्जांपल क्या था? IBM यूनिमैक 1। सेकेंड जनरेशन क्या था? यूज ट्रांजिस्टर, फास्टर, स्मॉलर देन प्रीवियस जनरेशन, वर्क विथ अ हायर लेवल लैंग्वेज, IBM 1620। थर्ड जनरेशन में क्या था? यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, फ्लेक्सिबल एंड स्मॉलर, वेल suited फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन, नॉन एज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कब डेवलप हुआ? थर्ड जनरेशन में, लाइक IBM 360, PDP 8, PDP 11। नाउ फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ में और ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया, लाइक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और इंटीग्रेशन, इंटरेक्टिव जनरल पर्पस मशीन्स, और रैपिड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, easier to use for personal applications, can be used easily used in नेटवर्क के साथ में हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, लाइक IBM PC, Apple II सुपर कंप्यूटर सच एज क्रे सीरीज कंप्यूटर। नाउ फिफ्थ जनरेशन, portable, soft and sophisticated, superior in processing speed, user friendliness and connectivity to network, support artificial intelligence technique, जिसके अंदर एग्जाम्पल है IBM नोटबुक, प्लेटिनम PC, परम 10,000। तो कुछ इस टाइप का फिफ्थ जनरेशन तक डेवलपमेंट हुआ था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के थ्रू। नाउ दोस्तों, अब सेकेंड पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने आगे के वीडियो में क्या देखा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर, बट हार्डवेयर डेवलपमेंट हुआ था, उसके साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट किया गया था ताकि यूजर को उस कंप्यूटर को इजीली यूज करने में मदद मिले। जस्ट लाइक अ 5 हार्डवेयर जनरेशन, देयर आर सॉफ्टवेयर जनरेशन 2। जैसा कि हार्डवेयर जनरेशन हुआ था उसी टाइप का सॉफ्टवेयर जनरेशन भी हुआ था। The very first generation is machine level language or machine language, which is a two-state language having symbol 0 and 1. This is also called a binary language. The computer, being mainly an electronic device, understand this language. Okay, हमको पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 एंड 1 की भाषा समझ सकता है। और 0 एंड 1 की भाषा को हम क्या बोलेंगे? मशीन लेवल लैंग्वेज या तो फिर मशीन लैंग्वेज। और इसको 0 एंड 1 टर्म्स में वो 0 एंड 1 बीट्स में काउंट किया जाता है, इसके लिए उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाएगा। टू अवॉइड difficulty working with a machine level language, assembly language was introduced. An assembly language uses mnemonic code or symbol. The assembly language is considered as second generation computer language. अच्छा, 0 and 1 ह्यूमन भी नहीं समझ सकता है, खाली कंप्यूटर समझ सकता है। उसको थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में करने के लिए कौन सा लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज डेवलप हुआ, जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड्स एंड सिंबल्स यूज करेंगे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। नाउ whether it is a machine language or assembly language, it is still tedious to provide a data and instruction. मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही टफ था यूज करने के लिए, क्योंकि दोनों ही डिफिकल्ट था रिमेम्बर करने के लिए क्योंकि हम अगर किसी का नाम लिखना है तो 0 and 1 नहीं लिख सकते हैं, और या तो फिर कोई सिंबल के थ्रू उस नाम को लर्न करना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट।
उसके बाद क्या हुआ, वी आर मोर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। हमको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से समझ में आता था, जिसके लिए इट वुड बी मच मोर कंफर्टेबल इफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इन इंग्लिश लाइक हायर लेवल लैंग्वेज और सबसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो था सबको समझ में आता था, जिसके कारण में हमने उस लैंग्वेज को कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की मैच करते करते कुछ लैंग्वेज बनाया, एंड कंप्यूटर कैन बी ट्रेन्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म। Taking this idea is an inspiration the third generation language as a subset of English language। देखो हमने तीन लैंग्वेज अभी तक पढ़ लिया है। फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर में क्या था, मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जनरेशन एप्लीकेशन में क्या यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ था, एंड थर्ड जनरेशन में सबसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश से मिलता जुलता लैंग्वेज टाइप का सॉफ्टवेयर बनता था। were designed. This third generation language are also known as higher level language। अब इसको हम higher level language भी बोलते थे। To make a machine automatically translate the content written in higher level language, special utility called translator such as compiler and interpreter is used. The translator written in machine understandable form convert the data and instructions provided into the English like a higher level language into the machine understandable form। Examples of such higher level language are C, COBOL and Java programming language। अब इसके अंदर में देखो, अगर हम एक एग्जांपल देखा जाए कि अगर आपके सामने कोई चाइनीज बंदा बैठा हो या तो फिर कोई और कंट्री का बंदा बैठा होगा, खाली उसको वही लैंग्वेज आता हो, लाइक चाइनीज आता हो और या तो फिर उसको दूसरा कोई भी लैंग्वेज जापानीज आता हो। अगर आपको इंग्लिश आता है तो हमको उस व्यक्ति के साथ में कन्वर्जेशन करने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी बीच में, वो क्या है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज आती है। वो क्या करेगा, हमने जो इंग्लिश में बोला है उसको ट्रांसलेट करेगा लाइक जापानी लैंग्वेज में, और जापानी वाले ने जो भी हमको आंसर दिया उसको वो कन्वर्ट करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमारे दोनों के बीच में ये इंटरमीडिएट जो बैठा हुआ है ट्रांसलेटर, दैट इज हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटर बोलेंगे, जो हमारे बातों को, हमारे काम को, हमारे इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा और इंटरप्रेट करेगा। ऐसे ही सेम लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज और हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एक दूसरे के साथ में, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो भी आउटपुट आएगा मशीन लेवल से वो कन्वर्ट करेगा हमारे लैंग्वेज में। तो कई सारे सॉफ्टवेयर उस समय बने थे ये सारे लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए, लाइक सी, कोबोल एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आफ्टर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ए थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, more sophisticated programming environment called fourth generation language are introduced। The fourth generation language reduce the programming effort by just specifying what to do instead of how to do। Structure query language SQL is an example of fourth generation प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज डेवलप हुआ, उसमें से थोड़ा सा अपडेट करके, जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग, बहुत सारा प्रोग्राम हमको लिखा जाता था उस लैंग्वेज को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके इजी फॉर्मेट में और डेवलप करके बनाया गया, और जिसके अंदर में हम उसको बोलेंगे, उसको फोर्थ जनरेशन में हम लोग कैटेगराइज करेंगे। और एग्जांपल जैसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको और भी इजी फॉर्मेट में हमने उसको फोर्थ जनरेशन को डेवलप किया, फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज को डेवलप किया। while the fourth generation programming languages are designed to quickly develop the application by specifying only what to do, fifth generation languages are designed to make the computer solve a given problem without the programmer। Some example of application that requires such support is fault finding, voice recognition, instruction detections। अच्छा, उस
उसी के साथ में और थोड़ा डेवलपमेंट होते गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसके साथ में आया कौन सा जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन आया। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था कि बिना प्रोग्रामर के हम कंप्यूटर में से या तो कोई भी प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं। अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉल्ट फाइंडिंग, अगर कोई मिस्टेक है उसको फाइंड करना, कोई एरर है वो उसको फाइंड करना है प्रोग्राम्स के अंदर में। लाइक वॉइस रिकॉग्निशन, हमारा जो रिकॉर्ड होता है वॉइस, हम वॉइस के द्वारा, लाइक हमने गूगल पे सर्च करने के लिए कोई भी गाना का एक सेंटेंस हमने बोला तो वो वहाँ पे सर्च होगा। दैट इज कॉल्ड वॉइस रिकॉग्निशन एंड इंस्ट्रक्शंस डिटेक्शन। तो ये सारे जैसे हम बोलेंगे गूगल प्ले हिंदी मूवी, तो वो समझ जाएगा कि हमको हिंदी मूवी चाहिए। तो ये सारे जो चेंजेस, लैंग्वेज चेंजेस हुआ, वो कब हुआ, फिफ्थ जनरेशन में हुआ। सच tasks are carried out by the transparent fashion from user in order to avoid the complexity and facilitate user friendly interaction with the system। फिफ्थ जनरेशन में एकदम आसानी से कंप्यूटर के थ्रू हम कोई भी काम कर सके, इसके लिए डेवलपमेंट हुआ किसके साथ में, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। Fifth generation programming language are uses artificial intelligence technique to meet their goal. The artificial intelligence technique can handle the imprecisions and support like self-learning and problem solving. These characteristics help putting the IA-based application a step ahead with added intelligence in comparison with the application developed in other programming language or tools। अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एज लाइक रोबोटिक, एकदम सारे काम हमारे धीरे धीरे डेवलप होते गए। लाइक लैंग्वेज डेवलप होने के कारण सभी काम हमारे आसान और ऑटोमेटेड होने लगे, लाइक विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर अपने आप समझेगा और अपने आप वर्कआउट करेगा। लाइक अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें कि कोई भी मोबाइल का पासवर्ड खोलना है तो विदाउट आपके फिंगरप्रिंट के पासवर्ड नहीं खोल सकता, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डिटेक्ट योर फिंगरप्रिंट और तभी जाके पासवर्ड खुलेगा। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके आई विजन से डिटेक्ट करेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, आपके वॉइस रिकॉग्निशन से पासवर्ड आप ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीज क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है।